पंडित जी बैठे हुए थे अपने मंदिर में और एक उनके आए हुए थे जो भी इससे नहीं कह सकते हैं पूछने के लिए उनसे आए हुए थे। हम्म तो वो ना सारी इस तरीके की मतलब पंडित जी बात कर रहे थे कि मुझे तो मोर और लेस ना इसमें ऊपरली हवा का लग रहा है चक्कर। पंडित जी का नाम है विद्यासागर। हम्म और मेरे हिसाब से ना तो ये ऐसा है। अब जो वो पर्सन आए हुए थे ना उनके साथ उनका बेटा भी बैठा हुआ था, मोस्ट पॉसिबली टीनेजर था, ठीक है। 17-18 के आसपास। हम्म वो सुनता जा रहा था सुनता जा रहा था सुनता जा रहा था और एक पॉइंट पे आके वो फट पड़ा। ये क्या करे, ऐसा बकवास है। हम्म पापा आप भी कहाँ ले आए, क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, ये मुंदरी डालो, ये करो वो करो ऐसा करो, सब बकवास है। हम्म अब उनके पिताजी थोड़े से गुस्से में कहते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, पागल है तू, कैसे कर रहा है बात। तो विद्यासागर जी कहते हैं कि मेरा साहब कोई बात नहीं, बच्चा है, खुद समझ जाएगा। सुनो। तो फिर मेरा साहब चुप होते हैं तो वो लड़का फिर बोल करता है हम्म कि सब बकवास है, ऐसा है, पैसे ऐंठने का ये। अब विद्यासागर जी हंसते हैं हम्म और कहते हैं, फिर मेरा साहब बोलने पड़ते हैं, कहते हैं मेरा साहब कोई बात नहीं। हम्म मेरा साहब कहता है कि बात ये नहीं है पंडित जी, ये माने ना माने ये इसकी चॉइस है, लेकिन इसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। हम्म रिस्पेक्ट, हमने इसको रिस्पेक्ट करनी सिखाई है, ये वो तो करे। हमने ये थोड़ा सिखाया कि तू किसी से बदतमीजी से बात करे, बदतमीजी का क्या है। और जब ये बात करते हैं मेहरा साहब तो उनके बेटे को ये महसूस होता है मैसेज नहीं कि था। हाँ ठीक है, ये बात तो ठीक कर रहे हो, थोड़ा सा वो अपने स्वभाव में नरमी लाता है। हम्म तो पंडित जी कहते हैं कि विद्यासागर जी कि मेरा साहब कोई बात नहीं, मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि ये कमरे में सिर्फ अकेला है कि जिसको इन बातों पर विश्वास नहीं है। हम्म इस कमरे में 2 जने हैं जिनको इस बातों पर विश्वास नहीं। अब मेरा साहब इधर उधर देखते हैं कि भाई इस कमरे में तो हम 3 जने हैं, मैं तो पूरा करता हूँ, हम्म ये नहीं करता, रह गए आप पंडित जी। हम्म तो विद्यासागर जी कहते हैं हाँ मैं। अब जब वो बात सुनते हैं तो सुन के इनके भाई, मैं जिससे परामर्श ले रहा हूँ वही कह रहा है कि मेरे बातों पर विश्वास नहीं हाँ, करता। तो विद्यासागर जी कहते हैं कि मैं नहीं करता था तब तक, जब तक कुछ हुआ नहीं। अभी क्या हुआ है वो है कहानी। हाँ, तो जो लड़का था वो भी हमारी तरह शौकीन होगा कहानियां सुनने, हाँ हाँ है ना, है कि हाँ भाई बिना यूट्यूब चैनल में कहानी सुनने को मिल रही है, वही वो कहता है पंडित लाइव। जी। हाँ लाइव। तो पंडित जी बताओ क्या है? तो पंडित "अरे, बेटा तुम तो ये किया नहीं नहीं नहीं, पंडित जी बताओ तो सही क्या है। हम्म ठीक है, अब थोड़ी सी जिद करने लग पड़ा तो विद्यासागर जी फिर शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मैं भाई बेटा तेरी उम्र का था ना तो मेरा भी जो इस चीज को लेकर तेरा स्वभाव था तेरे से भी उग्र था। हम्म और वो ज्यादा अग्रेसिव था इस को लेकर। हाँ उग्र कहते हैं अग्रेसिव। तो ये कहता लड़का कहता है कि मैं मतलब, फिर अब आप, उसके लड़के के बाप भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं कि फिर पंडित जी आप तो बहुत विद्वान हैं, हम्म आप मतलब कैसे फिर इस मतलब में ऐसे। वो कहते हैं मेरे पिताजी की वजह से। तो कहते हैं कि अच्छा फिर आपके पिताजी ने समझाया होगा। कहते हैं नहीं। कहते फिर, कहते मैं, मेरे पिताजी ही तो पंडित जी थे हम्म और मुझे वो ही पसंद नहीं थे इस चीज में, एज ए पर्सन नहीं, हम्म, एज ए प्रोफेशन, समझा। है ना। तो जैसे मैं आपको आज सलाह दे रहा हूँ ऐसे वो भी लोगों को सलाह देते थे, और मुझे लगता था कि लो भाई बकरा आ गया, हम्म एक और ठगी बची। और लेकिन अब भाई बोल ऐसे ओपनली, मतलब मैं अपने पिताजी से आर्ग्यू तो करता था लेकिन किसी किसी के सामने नहीं, क्योंकि भाई घर की रोटी भी तो उससे चलती थी। वही। तो मेरे पिताजी सलाह देते थे और मतलब कोई जितना दे जाता था, और ये बात तब की है, अब की नहीं, कई दशकों पुरानी है, मतलब ये भी 55-60 साल की उम्र के हैं। तो इनके जब पिताजी थे तो ये मेरे हिसाब से तो 15-20 साल के बीच में होगा, तो 30 के आसपास साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी आसपास बात है। ओके। तो ये कहते हैं कि मेरे पिताजी ऐसे ही मतलब लोगों को सलाह दिया करते थे, और मैं बस हमेशा जब कोई आता था तो मैं कहता था लो जी आ गया बकरा कट रहे हैं। मेरे पिताजी से इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा होती भी थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी भी होती थी। अब मेरे पिताजी वैसे तो चाहते थे कि मैं भी इसी लाइन में आऊँ, लेकिन उनका कुछ ऐसा फोर्स नहीं था कि बेटा करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको उनको पता था कि ये नहीं मतलब करेगा। हाँ, मुझे कई बार हँस के कहते थे कि बेटा तूने करना तो यही है, तेरी कुंडली ये कहती है। तो मैं आया कहता था क्या बकवास है, आप और आपकी कुंडली दोनों बकवास है। वो कहते तेरी कुंडली में बेटा लिखा हुआ है, अब करेगा। तो धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था। अब एक बार क्या होता है, एक बार आते हैं मिश्रा जी। मिश्रा जी आते हैं, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, वो हमारे
पुराने जानकार थे, लेकिन कभी मैंने ऐसा पाया नहीं था कि उन्होंने कोई विचार विमर्श या उनकी सहायता पिताजी के लिए हो। हम्म। तो वो बड़े घबराए हुए आए और आके बातें करने लग पड़े पिताजी से। तो पिताजी कहते हैं, जी क्या हाल चाल है, सब ठीक ठाक है? तो मिश्रा जी कहते हैं, मेरी आप देखो दशा देख के क्या लगता है कि ठीक होऊंगा। तो पिताजी पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या बात बताओ। अब वो बात करने लगे हैं तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि एक ही बकरा बचा था, ये भी हलाल हो गया। मिश्रा जी वैसे ही आते थे, आज ये भी पकड़े गए। हाँ। तो अब जो मिश्रा जी कहते, मैं अपना काम कर रहा था लेकिन सुन रहा था साइड में, और वो बता रहे थे कि भाई हम तो पिछले 2-3 दिन से अपने घर ही नहीं गए। तो पिताजी कहते हैं कि घर नहीं गए, मैं समझा नहीं इस बात को। तो वो कहते हैं कि पंडित जी बात इतनी बढ़ चुकी है कि क्या बताएं, मतलब क्या शुरू होती है बात की। मैं अपने घर के दरवाजे पर दहलीज पर बैठा हुआ था, तो एक ना आदमी आता है, लड़का आता है, तो वो मुझे ना मतलब पैसे मांगता मुझसे, तो मुझे पैसे दो। अब वो देखने में बिल्कुल चुस्त दुरुस्त लग रहा था, ठीक लग रहा था। तो मैं खड़ा होकर कह गया कि अरे भाई, सही लग रहे हो, तो पैसे मांग रहे हो, अच्छा लगता है। तो थोड़े से गुस्से में कहता है कि मैंने कहा ना पैसे दो। तो मैंने उसको खड़ा होकर कहा कि बेटा देख, ऐसे में काम करना चाहिए। हाँ, तुझे भूख लगी है तो बता, तुझे खाना देते हैं। तो वो थोड़ा सा फिर गुस्से में कहने लग पड़ता है कि बोला ना पैसे दो, मैं नहीं खाना खाऊंगा, पैसे लूंगा। तो थोड़ी सी आवाज़ जब ऊंची होती है तो मेरी धर्मपत्नी भी आ जाती है। वो भी आके उसको समझाने की कोशिश करती है कि बेटा तू खाना खा ले, तो तब जरूरी नहीं कि एक समय का, जब भी तुझे भूख लगे तो खाना आगे यहाँ पर खा जाएगा। राइट। तो मिश्रा जी का भैया अपने रसूल भी पैसा क्यों देंगे भाई, जब काम करने वाला लड़का लग रहा है पैसे क्यों देंगे। हाँ, भूख लगी है, उसको खिलाना हमारा फर्ज है। पैसों से तो कुछ गलत काम भी किया जा सकता है ना। ट्रू। तो अब वो अड़ गया लड़का, वो लड़का इनको गाली निकालने पड़ा। ये भी थोड़े से गर्म हो गए। तो इनकी पत्नी इनको समझा रही कि क्यों मुंह लगना, चलो चलो चलो। लड़का इनको बड़े गुस्से से कहता, कोई बात नहीं, इनका दे। वो ना थूकता है इनके दहलीज पे। जब वो थूकता है ना तो एकदम से काला, बिल्कुल काला थूक, जैसे मोबिल ऑयल होता है, हाँ काला थूक होता है। इनको बड़ी हैरानी होती है, और लेकिन उसकी जो हालत थी, हाव भाव थी, दशा देख के ना थोड़े से घबरा जाते हैं दोनों पति पत्नी। ज्यादा मुंह नहीं लगते और बड़े गुस्से में चला जाता है वो। अब इनकी पत्नी साफ वगैरह कर देती है, थूक वगैरह साफ कर देती हैं, और उसके बाद नॉर्मल सब हो जाता है, जैसे मतलब चलता है। रात का समय होता है, अचानक से एकदम ठक की आवाज आती है, ठक, सिंगल आवाज, बहुत तेज। इनका सारा परिवार डर के उठता है। सबको लगता है कि कुछ जमीन हिली लगती है, कुछ ऐसा है, कोई भूकंप आया है। अब ये देखते हैं कि इनकी जितनी खिड़कियां थी सब पे क्रैक, एक ही जैसा क्रैक, पैटर्न सेम क्रैक का, सेम पैटर्न, क्रैक एक जैसा। यानी कि वही खिड़कियां तिड़की थी, उसकी आवाज थी। भूकंप का कोई नामो निशान नहीं लग रहा था। भाई अगर होता तो कुछ और भी, बर्तन भी गिरते, कुछ तो होता। ये सभी हैरान परेशान कि भाई ये हुआ क्या। इनके देखते देखते अचानक से ना हवा चलने लग पड़ती है, और ये क्या देखते हैं कि इनका सारे का सारा फर्श काला होता जा रहा है। मतलब सामने हो रहा है। हाँ, काला होता जा रहा है, देखते देखते काला होता जा रहा है, और आसपास से इनको महसूस हो रहा है कोई है, और किसी की हंसने की आवाज आ रही है। ये हंसने की आवाज हूबहू ऐसी थी जैसे वो जो गुस्से में गया ना, उससे पहले वो एकदम हंसा था। अट्ठहास होती है ना, अट्ठहास, वो मरी थी इसने। मिश्रा जी को समझ आ गया भाई ये कुछ गलत काम कर गया। शायद उनको थूक साफ नहीं करना चाहिए था, कुछ नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब थूक साफ किया था ना, तो जैसे काला मैंने हुआ काला, तो वैसे ही काला काला सारा हो गया। अब जैसा घर का माहौल हो गया था, तो मिश्रा जी को एक ही बात सोची कि जल्दी से घर को खाली करो, घर से निकलो, इससे पहले कुछ बड़ा हो जाए। तो कुछ ही दूरी पर इनके भाई का घर है, चलो ये वहां पर शिफ्ट हो गए। 1-2 दिन उन्होंने देखा तो घर का वही सिस्टम था। देखते ही देखते घर के जो पत्ते वगैरह, पेड़ पौधे आंगन में थे, वो भी सूख गए थे। तो समझ आ चुका था कि मतलब है, समस्या हो गई है। तो उसके बाद फिर ये इनके पास आए, पंडित जी के पास, सारी इनको व्यथा बताई। अब इनके पिताजी उठते हैं, अंदर जाते हैं, कहते हैं मैं बड़े इनको ना सार्केस्टिक वे में देखता हूँ, आगे ये भी आ जाएंगे, काबू में ऐसे। तो ये ना मेरे कल देख के मुस्कुराते हैं। कुछ देर जाते हैं, किताब लेकर कोई आते हैं, उसमें से कुछ देर पढ़ते हैं, और मिश्रा जी को कहते हैं चलो मिश्रा जी चलो।
तो मिश्रा जी कहते चलो ठीक है चलते हैं। अब कहते हैं कि जिंदगी में पहली बार मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा चलेगा। अब जिस हिसाब से मेरा स्वभाव था इस चीज़ को लेकर, मेरा रुख था भाई, उनको होगा कि भगवान भी उनको आके कह दे मैं कभी ना चलूँ। कहते मेरे दिमाग में पता नहीं क्या है, मैं कहा चलो ड्रामा देखते हैं आज कि मेरे पिताजी ड्रामा करते क्या है, कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं, इतनी इनमें पावर कैसे है, इतनी उनमें मैनिपुलेशन की कैसे हिम्मत है कि लोगों को देखते देखते बुद्धू बना लेते हैं। तो कहते चलता हूँ। इन्होंने भी पहली बार में हाँ कर दिया। जिंदगी में पहली बार इन्होंने पूछा चलते हैं, और जिंदगी में पहली बार इन्होंने कह दिया चलते हैं। तो अब ये चल पड़े, और जब ये गए तो सच में जो मिश्रा जी ने वर्णित किया था सेम वही चीज थी कि एक तरह का क्रैक खिड़की पे और फर्श का। अब ये ना 2 घेरे बनाते हैं, एक घेरे में आप बैठते हैं और इन अपना बेटा को इन विद्यासागर जी कहते तू बैठ जा। दूसरे घेरे में परिवार को बिठाते हैं। घेरे के बाहर एक सफेद कलर का कपड़ा रखवाते हैं, अंदर एक दीप जलाते हैं और स्ट्रिक्टली कह देते हैं कि अगर कोई घेरे से बाहर गया तो समझ लो वो गया। अपने बेटे विद्यासागर को भी कह देते हैं कि बेटा गलती से भी घेरे से बाहर नहीं जाना। हंसी मजाक अपनी जगह, तू नहीं मानता ना मान, लेकिन जब तक सब कुछ चलेगा तब तक ऐसे ही रहेगा, तू घेरे से बाहर नहीं जाएगा। तो ठीक है, मुझे क्या जरूरत है जाने की। अब जब दीप चलता है तो उसके बाद विद्यासागर जी के पिताजी शुरू हो जाते हैं अपने मंत्र का जप करना। शुरू में तो विद्यासागर जी को लगता है कि बस ड्रामे हो गए शुरू। अब धीरे धीरे इनकी आंखें बंद करने को कहेंगे, वही कहते हैं अब ये ड्रामा करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो देखने में लगेगा कि हाँ हो गया। अब विद्यासागर जी के पिताजी कहते हैं कि आंखें नहीं खोलने किसी ने, मुझे नहीं कहा, उनको कहा था। तो कहते हैं सोच रहे होंगे पिताजी मेरे मुझे ट्रेन कर रहे हैं, कैसे लोगों को बुद्धू बनाते हैं। अब कहते हैं कि कुछ समय बाद ना कुछ बदलाव होने शुरू हुए। मौसम बिल्कुल साफ था, कुछ ऐसा हवा का एक कतरा तक नहीं था। अचानक से ना जाने कहाँ से हवा चलने शुरू हो चुकी, जो कि मेरे लिए यूजुअल बात थी, कोई ऐसी भी नहीं थी। हो जाता है कई बार मौसम अचानक से चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ तक सब ठीक था। अचानक से जो आवाजें आनी शुरू हुई ना उस हवाओं में, वो मेरे लिए चिंता का विषय थी। सिर्फ वही बात मेरे लिए चिंता का विषय नहीं, सिर्फ वही बात मेरे लिए चिंता का विषय नहीं थी। मेरे लिए चिंता का विषय एक और बात थी कि हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कोई हल्का फुल्का बच्चा हो तो वो भी उड़ जाता, लेकिन जो दीप चल रहा था घेरे में वो तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। उस घेरे के आसपास ही हवाएं चल रही थी, उसके बीच में तो हवा का कतरा तक नहीं था। यानी कि जो कपड़े मैंने डाले थे या जो कपड़े पिताजी ने डाले थे या जो दीप जल रहा था, उन पर किसी भी तरीके का कुछ महसूस नहीं हो रहा था कि हवा चल रही है। ये फर्स्ट चीज थी जो मुझे लगी कि नहीं, ये समथिंग एल्स, कि भाई ये तो कोई बुद्धू बनाने वाली चीज नहीं है, या फिर मैं भी बुद्धू बन चुका हूँ, पिताजी ने कुछ ऐसा कर दिया। मुझे भी वही सब दिख रहा है जो वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ। अब धीरे धीरे पंडित जी यानी कि इनके पिताजी के मंत्र तेज होते जा रहे थे, और जो पहले कुछ हंसने की आवाजें थी अब चीखों की आवाजों में बदलने शुरू हो गई, जैसे किसी को कोई तकलीफ होनी है। चीखों की आवाजें बढ़ती जा रही थी, और जो वो फर्श था धीरे धीरे काले से नॉर्मल होता जा रहा था। धीरे धीरे वो नॉर्मल होता जा रहा था, और वो जो कपड़ा बिल्कुल सफेद था वो काला होता जा रहा था। अब एक पॉइंट पर आकर वो जो कपड़ा था बिल्कुल काला हो चुका था। जितना भी घर का जो भी कालेपन था वो धीरे धीरे उसमें समाती जा रही थी। ये मेरी आंखों के सामने देखी हुई चीज थी। जैसे ही वो बिल्कुल कपड़ा काला होता है तो वो कहते हैं आंखें खोल। अब बिल्कुल घर सब नॉर्मल हो चुका था। पंडित जी वो कपड़ा यानी इनके पिताजी कपड़ा उठाते हैं, मिश्रा जी को देते हैं, उनको कहते हैं कि जलाओ, इसकी राख इतनी दूर तक दबा के आनी है कि एक उम्र बिताने के बाद भी यहाँ तक पहुंच न सके। कोशिश करो कि समंदर में बहा दो तो चली जाए, यहाँ तक ले जाओ उसको। बनारस के खुद रहने वाले, तो वैसा ही किया गया। ये कहते हैं वो पहला किस्सा था वही चीज। मुझे लगा कि नहीं, होते होंगे वो लोग जो बुद्धू बनाते हैं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है। इतनी बड़ी सामने मैंने करामात देखने के बाद भी अगर मैं कहूँ कि ये ड्रामेबाजी है तो फिर मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। उसके बाद फिर कहते हैं मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने वो सारी किताबें पढ़ी जो पिताजी की
तिजोरी में रखी थी जिसको निकाल कर रहे थे, और वो एक से एक बढ़कर शिक्षा देने वाली किताबें थी। इसमें हर एक चीज़ का तोड़ लिखा हुआ था कि कोई ऐसा कर जाए तो उसका कैसा तोड़ा है, ऐसा कर जाए तो कैसा तोड़ा। वही मैं आज आप सबको उसके उसके रिगार्डिंग उसको उसको रेफरेंस से ही आप सबको मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये थी कहानी।